दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं जिनकी इतनी आबादी नहीं है जितने हमारे यहाँ नीट का एग्ज़ाम देने के लिए हर साल स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं। हमारा देश जहाँ एक तरफ 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों से भरा पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ एग्ज़ाम्स के लिए, अलग अलग परीक्षाओं के लिए लाखों लोग, लाखों बच्चे कतार में खड़े हैं। हर कोई एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, हर कोई एक अच्छी जगह पे पढ़ना चाहता है ताकि उसका भविष्य बन सके। साल 2024 23,33,800 स्टूडेंट्स ने नीट की परीक्षा दी और हुआ क्या? हंगामा। पहले बात उठी पेपर लीक, फिर बात हुई ग्रेस मार्क्स, फिर बात हुई मार्क्स आए तो कहाँ से, और पहली बार एक रिकॉर्ड टूटा। जहाँ हर साल 2 से 3 बच्चे टॉपर होते थे, वहीं 2024 में 67 स्टूडेंट्स ने टॉप किया, जिसके ऊपर भी सवाल उठा। खैर, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति की बात हम नहीं कर रहे हैं और ना ही हमने करनी है। हम बात कर रहे हैं उन विद्यार्थियों की, उन स्टूडेंट्स की जो हर साल नीट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद अपने भविष्य का फैसला छोड़ देते हैं एक बार फिर से नीट पे। क्या उनको सीट मिल पाएगी? क्या उनके नंबर इतने आ पाएंगे कि वो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएँ, या फिर उनकी रैंक ही नहीं आ पाएगी? मानसिक दृष्टि से देखें तो मानसिक रूप से ज़्यादातर विद्यार्थी इसी वजह से प्रताड़ित होते हैं। जहाँ बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ से ऐसी खबरें आती है कि परेशान होके स्टूडेंट ने अपनी जान दे दी या फिर डिप्रेशन का शिकार हो गया, मानसिक रोग का शिकार हो गया। आखिर क्या है नीट? क्यों है नीट की इतनी ज़्यादा अहमियत, और क्या हो रहा है इस समय हमारे देश में नीट को लेके? इन सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम इस बात पे भी डिस्कस करेंगे कि इस बार नीट का जो एग्ज़ाम है उसमें जो बदलाव हुए हैं उसमें क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। साथ ही हम पेरेंट्स के जो नज़रिया है और जो बिहेवियर है बच्चों के प्रति, उस पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय के सकलानी। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज़, और इनॉक्स न्यूज़ में हमारा खास कार्यक्रम जो इस समय है शिक्षा मंथन। हमारे साथ सबसे पहले सर बैठे हैं इरशाद मोहम्मद सर, जो गुरु स्टडी सेंटर से है। सर वेलकम है, आपका स्वागत है शो में। दूसरे हमारे साथ अजय राणा सर हैं, जो इस समय स्टूडेंट मेंटर हैं और खुद 4 बार HAS की परीक्षा पास करके और इंटरव्यूज़ में जा चुके हैं और इसमें स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। हमारे साथ अजय शर्मा सर हैं, जो मिनर्वा स्टडी सर्कल से हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और इनके बाद हमारे साथ हैं गुलशन गुरदास, ई-विंग्स एकेडमी धर्मशाला से। तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है इनॉक्स न्यूज़ में। आज का हमारा जो कार्यक्रम है नीट को लेकर के, आप सभी लोग इस समय स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और उन स्टूडेंट्स के साथ जो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के साथ जो किसी भी दूसरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम नीट की बात करेंगे। तो सर से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, इरशाद सर से बात करना चाहूँगा कि एक बदलाव सरकार ने फिर से किया, जो कोविड से पहले की जो नीट की परीक्षा का जो पैटर्न था, उस पैटर्न को वापस लेके आया और कोविड के टाइम पे वो जो पैटर्न था वो चेंज किया गया था। तो इस पैटर्न के चेंज होने से कितना फ़र्क आपको लगता है कि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं नीट की, उसमें पड़ेगा? देखिए, इफ़ेक्ट तो पड़ता है। कोई भी चेंज आएगी उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट तो रहेगा। दोनों साइड इफ़ेक्ट है। जैसे अभी बच्चा तैयारी कर रहा था, हम 1 साल से बच्चे के जैसे टेस्ट हो रहे हैं, एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो वो उस पैटर्न पे हो रहे थे जो अभी इन्होंने कैंसिल कर दिया NTA ने। लेकिन बच्चे का जो हाथ था वो उस पैटर्न पे बन रहा था कि 30 क्वेश्चन हैं, उसके बाद 15 क्वेश्चन हैं, 15 में से हमें 10 करने हैं, 5 छोड़ने हैं, और वो ऑप्शन है हमारे पास 5 छोड़ने की। तो उसमें बच्चे को एक हाथ बन रहा था, आहिस्ता आहिस्ता वो इसमें पैटर्न में चल रहा था बच्चा।
लेकिन अब एकदम ऐसा आ गया कि अब आने वाले 1 महीने 1.5 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम जो है वो इस पैटर्न से होगा। थोड़ा फ़र्क तो पड़ रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूट जो है, जैसे जहाँ भी वो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, वो वापस उसी पैटर्न पे आ गए। उन्होंने हम भी वैसे पैटर्न पे ले आए वापस उनको कि 45 क्वेश्चन जैसे आपके होते 50 नहीं होंगे अब। तो बच्चा थोड़ा सा अडॉप्ट करने में टाइम ले रहा है, लेकिन मतलब बच्चा उसको अडॉप्ट तो कर लेगा, लेकिन इफेक्ट तो रहेगा बच्चे को थोड़ा सा। इसमें अजय राणा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो पैटर्न चेंज हुआ है, अब इस पैटर्न में ये है कि पहले 200 क्वेश्चंस आते थे, अब 180 क्वेश्चन आएंगे, तो कहीं ना कहीं इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हो सकता कि आपको 200 की जगह 180 क्वेश्चन ही अब आंसर करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि खुद इतने टाइम तक आप अलग अलग परीक्षा से जुड़े रहे हैं, आपने इतनी परीक्षाओं में आप गए हैं, आप अपीयर हुए हैं, आपने पास किया है, आप इंटरव्यूज़ में गए हैं, तो कितना इम्पैक्ट रहता है अगर 200 से 180 क्वेश्चन में हम घट रहे हैं और पैटर्न चेंज हो रहा है, तो क्या वो पॉजिटिव नहीं हो सकता? सर, इसमें जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात लगती है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मतलब 20 उसमें डिफरेंस पड़ रहा है, वो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। क्योंकि पहले जो आपका पैटर्न था और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट था वो अलग था। आप थोड़े समय में ही मतलब बिल्कुल पेपर के नज़दीक अगर ऐसा हो रहा है कि आप एक पेपर को ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं और 2 की वेटेज कम हो रही है, तो उससे पहले क्या था, स्टूडेंट का माइंड सेट था कि तीनों पेपर में जो हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आएंगे, पर एकदम से उसका बढ़ना तो स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है एक वो उसके लिए स्ट्रेस टाइप भी हो सकता है कि आप इस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। किसी की मान लो पहले इक्वल होता तो किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा कमांड होती 2 में, तो जो एक सब्जेक्ट था उसमें थोड़ा करके भी चल पड़ता था, लेकिन एकदम उसको बढ़ाना तो थोड़ा टफ काम है। आपने स्ट्रेस की बात की, तो मैं यही अजय शर्मा सर से जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, नीट के जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले से ज़्यादा स्ट्रेस पे रहते हैं क्योंकि उनको एग्ज़ाम क्लियर करना है, घर वालों का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, अपनी पढ़ाई कैसी हो रही है वो भी रहता है, इस बीच में अगर पैटर्न चेंज हो जाए तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है उनके मानसिकता पे? सर, सबसे पहले तो मैं सभी व्यूअर्स को नमस्कार कहना चाहता हूँ। इसका फ़र्क इसलिए भी कम पड़ेगा बिकॉज जो हमारे ये चीज़ जो है, पहले बच्चे अवेयर हो गए थे इसके सिलेबस और जो भी कम ज़्यादा किया, तो बच्चे जो प्रेपरेशन कर रहे हैं अभी उसी हिसाब से कर रहे हैं कि सपोज़ करो जैसे अगर किसी का सिलेबस कम हुआ या ज़्यादा हुआ, अगर एक पॉजिटिव वे में देखो तो वो सही भी है, बिकॉज जिसको बढ़ाया गया है तो उसी का ही जो चीज़ आगे जाकर बच्चा जिस चीज़ में जा रहा है MBBS में, तो उसी की ज़रूरत पड़ती है। और बच्चा जो क्लासरूम में तैयारी कर रहा है तो वो 180 क्वेश्चन की कर रहा है और 180 मिनट में ही उसकी प्रैक्टिस कर रहा है। तो मैं तो सभी बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि सिलेबस कम या ज़्यादा से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आपकी प्रेपरेशन है, जो ऑफलाइन आपका टेस्ट होना है 4 मई को, उस हिसाब से करें, जिससे तैयारी भी उससे करें और क्लासरूम में करें और रियल सिचुएशन में करें, ताकि कोई भी उसको इफ़ेक्ट ना पड़े और मोराल को आप रखें। तो मेरे को लगता है कि बच्चों को स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है इसमें। हाँ, हालांकि हमें जब अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ के कि मेरिट अप डाउन जाएगी, तो ठीक है, अभी हमारे पास बच्चों के पास टाइम है, उस तरीके से प्रेपरेशन करें, तो मेरे को लगता है उनका मोराल डाउन होगा या कोई उनके इस पर फ़र्क पड़ेगा। लास्ट मोमेंट पे पैटर्न चेंज होने से आपको लगता है सर कि कोई फ़र्क, कोई इम्पैक्ट बच्चों की स्टडी में या प्रिपरेशन में पड़ता है? नहीं, मेरे हिसाब से तो इम्पैक्ट पड़ेगा और काफ़ी पड़ेगा। जब हम इम्पैक्ट की बात करते हो तो इम्पैक्ट 3 से 4 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला इम्पैक्ट होगा रिज़ल्ट। सो नीट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पर आपको रिज़ल्ट के बेसिस पे एडमिशन मिलती है। तो पहला इफेक्ट जो पड़ेगा आपके रिज़ल्ट या स्कोर के ऊपर पड़ेगा। दूसरा इफेक्ट जो है वो साइकोलॉजिकली आपके ऊपर पड़ेगा। अभी तक आप, जैसे सर ने भी कहा, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि भाई बच्चे जो हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न से तैयारी कर रहे थे, तो पहले 200 क्वेश्चन, अब 3 साल से ये पेपर जो था वो 200 क्वेश्चंस का आ रहा था, जहाँ पे आपको 3 घंटे 20 मिनट में क्वेश्चन करने होते थे और आपको चॉइसेस भी होती थी। तो जब आपके पास चॉइसेस थी तो आप उन क्वेश्चंस को जो नहीं आते हैं आपको उसको कम करते, जिसकी वजह से आपका स्कोर जो था इनवेरिएबली हाई जाता। अब पिछले साल भी देखेंगे तो स्कोर हाई गया, उससे पिछले साल भी देखेंगे तो जो नीट का कट ऑफ है वो हाई गई है। तो इम्पैक्ट तो 101% पड़ेगा। कई स्टूडेंट जो होंगे उन्होंने अपना मेथोडोलॉजी डेवलप कर रखा होगा कि मैं शायद ये चैप्टर्स उस तरीके से ना पढूं, मैं इसको ड्रॉप कर दूं क्योंकि मेरे पास चॉइसेस हैं। सो नाउ दे हैव टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, वेदर इट इज बॉटनी, zoology, whether it is chemistry or physics।
तो इम्पैक्ट तो है। और दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि इस बार जो आपकी कट ऑफ है नीट की, ओवरऑल कट ऑफ जो है वो पिछली बार से कम जाएगी। मतलब ये आपको क्यों लगता है कि पिछली बार से कम जाएगी? इसका कोई स्पेसिफिक? इसके बहुत रीजंस हैं। पहला रीज़न तो ये है कि आपका टाइम ड्यूरेशन कम हुआ है। पोस्ट कोविड, और जो आपने टर्म यूज़ किया पोस्ट कोविड और प्री कोविड, तो जो 2017, 18, 19 के नीट के पेपर हैं उनका लेवल और 2020 के बाद के जो नीट के पेपर हैं उनमें बहुत डिफरेंस है। दूसरी चीज़, जो आपका सिलेबस है वो चेंज हुआ है, कुछ चीज़ ऐड हुई हैं, कुछ चीज़ जो है वो सब्सट्रैक्ट की गई हैं। तीसरी चीज़, जो आपकी इस बार जो बजट आया था इंडियन गवर्नमेंट का, तो उसमें 75,000 सीट्स जो हैं 5 साल में बढ़ाने की बात की गई है। तो इस साल इनवेरिएबली 15,000 से 10,000 से 15,000 सीटें ऑल इंडिया बढ़ेंगी। तो जब नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होंगी तो आपका कट ऑफ जो है वो कम जाएगा। नंबर ऑफ सीट्स जो इंक्रीज होंगी, इसका अगर हम स्पेसिफिकली हिमाचल को लेकर बात करें तो मैं सर से जानना चाहूँगा कि अगर सीट्स बढ़ रही हैं तो उसका इम्पैक्ट स्टेट वाइज अगर हम देखें तो जैसे एक क्वेश्चन ये भी उठा था कि हिमाचल में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, एक टाइम पे वहाँ हिमाचल के स्टूडेंट्स को ज़्यादा सीट्स मिलती थी और अब जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ हो गया है कि अभी नेशनल कहीं और के स्टूडेंट्स को भी सीट्स मिल सकते हैं। तो उस पर और नंबर ऑफ़ सीट्स जो इंक्रीज़ हो रही है, इसमें आपको क्या लगता है, क्या बेनिफिट खासकर हिमाचल में स्टूडेंट्स को हो सकता है? देखिए, बेनिफिट तो सिंपल बात है, बेनिफिट सभी दिख रहा है कि सीट बढ़ेंगी तो ज़्यादा सिलेक्शन होंगी, ज़्यादा बच्चों को चांस मिलेगा अंदर जाने का, वो तो नेचुरल बेनिफिट होगा ही होगा। जो आप बोल रहे हो कि बाहर से बच्चा आ रहा है, उसमें थोड़ा सा ऐसा है कि गवर्नमेंट ने इसमें ऐसा कर दिया था, पहले था हिमाचल में कि आपके 2 बोर्ड होने चाहिए, यहाँ से 2 बोर्ड होने, बोर्ड 2 की होनी चाहिए आपने, या 8th या 10th या +2, वो 2 यहाँ पर होने चाहिए आपके। और फिर उसमें एक चीज़ और थी, अगर सेंटर एम्प्लॉई है, पेरेंट्स में से कोई सेंटर एम्प्लॉई है, तो उसका बच्चा कहीं भी पढ़े वो हिमाचल का काउंट होगा, उसको हिमाचल में माना जाएगा। लेकिन उसके अलावा कोई बिजनेस कर रहा है या कोई बाहर रह रहा है, उसका बच्चा बाहर पढ़ रहा है, तो उसको हिमाचल का कोटा नहीं मिलता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि अगर आप हिमाचल के हैं, कोई भी है हिमाचल से, और उसका हिमाचली बोनाफाइड है, बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए, ओनली हिमाचली बोनाफाइड, बोर्ड की जो कंडीशन थी वो खत्म कर दी उन्होंने। अच्छा, तो अब ओनली हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए। अगर हिमाचली बोनाफाइड है, आपके पेरेंट्स कहीं बाहर रहते हैं और आपकी ज़मीन यहाँ है, हिमाचली बोनाफाइड है, तो आप हिमाचली कोटों के लिए एलिजिबल हैं। उससे क्या हुआ कि जो पहले कट ऑफ हिमाचल में नीचे रहती थी और बाहर की कट ऑफ ज़्यादा होती थी, जैसे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इनकी कट ऑफ काफ़ी ऊपर थी, हमारी कट ऑफ नीचे थी। फिर जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान या कहीं भी हमारा हिमाचल का पेरेंट्स रह रहा था, तो उनको लगा कि हमें मौका मिल गया कि हम हिमाचल में फ़ाइट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दिल्ली से फाइट नहीं किया, उन्होंने हिमाचल से फाइट किया। वो वजह भी रही कि हिमाचल की जो कट ऑफ थी वो ऊपर गई है। लेकिन सीट बढ़ने से तो नेचुरली फ़ायदा होगा ही, बच्चे अंदर जाएंगे ज़्यादा। जैसे गुलशन सर ने कहा कि इस बार जो कट ऑफ है वो उसमें बदलाव होने के, पिछली बार से बेटर होने के चांसेस, और कट ऑफ जो है वो कम हो करके ज़्यादा, आपने ज़्यादा बोलता कम जाएगी, हाँ कट ऑफ कम जाएगी, सॉरी। तो कट ऑफ अगर कम जाती है, जैसे ये बोल रहे हैं कि कट ऑफ कम जाएगी, आपको क्या लगता है कि सच में कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं इस बार? देखो सर, जो मेरा अपना मतलब एक्सपीरियंस है, सन 2011 में यूपीएससी ने सिलेबस चेंज किया था आईएएस का, तो उस टाइम आप कट ऑफ देखेंगे तो लगभग 10 से 15% नीचे आई थी ड्यू टू द चेंज इन सिलेबस। और जब चेंज होता है सिलेबस में, और आपको मतलब 1 साल, मतलब वो सिलेबस चेंज हुआ था पेपर के 1 साल पहले, तो ये जो है इसको तो 1 साल के मतलब काफ़ी कम टाइम में हुआ है, तो उसका इफ़ेक्ट तो रहेगा ही रहेगा आपकी मेरिट में। और सेकंड, सर जो बोल रहे हैं सीटें बढ़ी हैं, तो ऐसा होता है कि सीटें बढ़ने से तो कहीं ना कहीं तो मेरिट डाउन आती ही आती है। तो मुझे भी लग रहा है कि शायद इस बार थोड़ा कम रहे मेरिट। अजय शर्मा सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हम बोलते हैं कि सीटें बढ़ गई है, तो सीटें बढ़ने का इम्पैक्ट, जैसे आप अगर इंस्टीट्यूट में जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनकी मानसिकता पर इसका कितना प्रभाव है कि सीटें बढ़ गई है? क्या वो इसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, या कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है इसकी वजह से लेजी तो नहीं हो गए कि नहीं सीटें बढ़ी है तो हमारे चांसेस ज़्यादा बढ़ चुके हैं? इसमें ऐसा होता है कि जो इंस्टीट्यूट है वो उस चीज़ को बच्चे को पहले बताता है कि ये माइंड में कभी नहीं लेना है कि मैं इस तरीके से तैयारी करूं कि सीटें ज़्यादा हैं। तो ये सही बात है कि बच्चे का मोराल तो आपको होता है बिकॉज सीटें बड़ी हैं, लेकिन उसकी जो तैयारी करने का तरीका है वो वही है कि मैं हाई मेरिट में लूँ। बिकॉज जो भी बच्चे इंस्टीट्यूट में तैयारी करते हैं वो ज़रूरी नहीं कि मेडिकल, वो तो एम्स के लिए तैयारी करते हैं, तो उनका जो टारगेट होता है वो ऊंचा होता है। तो हालांकि इस सीटें बढ़ने से बच्चे का मोराल तो आपको होता है, लेकिन
जैसे आपने बोला कि वो लेज़ी फील करे, कुछ केसेस में होता है ऐसे, लेकिन जो हमारे जो मेंटर्स होते हैं या जो हमारी फैकल्टीज़ होती हैं वो बताते रहते हैं कि हमें उस पे सोचना ही नहीं है, हमारा जो टारगेट है वो कुछ और है, उसको अचीव करने के पीछे लगे रहना है। तो कहीं ना कहीं मोराल अप होता है, लेकिन बच्चे को लेज़ी नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो उसकी फैकल्टीज़ को उसके ऊपर काम करना चाहिए। अभी इस पे आपने एक बात कही, जैसे एम्स के लिए तैयारी करते हैं, तो पिछले साल मैं सर से जानना चाहूँगा, पिछले साल 67 टॉपर स्टूडेंट थे नीट के, लेकिन फिर भी एम्स में आई थिंक 15 को एडमिशन मिला था। नहीं, सभी को मिला था, लेकिन सभी को डिफरेंट मिला एम्स। बाद में एम्स दिल्ली है जैसे ना, हाँ। तो एम्स बिलासपुर भी है, एम्स ठिंडा भी है, तो वो डिफरेंट बाकी जगह पे फिर उसको किया गया, बट एम्स दिल्ली में जो है जो हाँ। जिस तरीके से सीट्स रहती थी उसमें कम रहा था, तो इसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का मोरल डाउन नहीं होता है कि अगर पिछले साल ऐसा हुआ तो इस साल भी कहीं ना कहीं हमें देखिए यहाँ इस तरह का इशू आ मैं सकता स्टूडेंट है। को एक बात बोलना जरूर चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपनी जो स्टडी है उसी को फोकस करो, अब बाहर की चीज़ों को ना ज़्यादा एनालाइज करो, क्योंकि एनालाइज करने के लिए पेरेंट्स बैठे हैं, टीचर बैठे हैं, जैसे सर ने बोला कि टीचर वो टाइम टाइम में गाइड करते रहते हैं, तो आप उसको ना देखो ज़्यादा, आप अपने फोकस देखो कि मैंने फोकस कहाँ हूँ। पिछली बार काफ़ी बच्चे ऐसे बोलते हैं सर पेपर लीक हुआ था 67, आपने बोला टॉपर थे तो ऐसा था। देखो पेपर लीक एक बार हो गया, वो बात चली गई। ऐसा है कि NTA भी अभी स्टिक हो गई, गवर्नमेंट भी स्टिक है, और ऐसा नहीं है कि हम बिना गवर्नमेंट के बैठे हैं। गवर्नमेंट बैठी है हमारे ऊपर, एक अथॉरिटी बैठी है जो देख रही है, NTA बैठा है, जुडिशियल बैठा है हमारे ऊपर, तो हर बार ऐसा नहीं होगा, वो बाई चांस बाई मिस्टेक जैसे भी हुआ वो हो गया। किसी ने कोई खुरबाती दिमाग था जिसने ऐसा कर लिया, तो बार बार ऐसा नहीं होगा। तो आप बच्चा इस चीज़ को ना देखें कि पेपर लीक हुआ या इतने टॉपर आएंगे, आप अपनी स्टडी पे फोकस रखो, आप अपना बेस्ट करो, जो बेस्ट कर सकते हो आप मेरा विश्वास करो, जितना बेस्ट आप करके चले जाओगे आप सीट ले जाओगे, ठीक है। और रही बात टॉपर की, तो आप भी टॉपर हो, जब आप तैयारी करो तो आप भी टॉपर हो, कोई इशू नहीं है, आप अपनी मेहनत करो, जो पेपर आएगा ईजी आएगा, टफ आएगा, जैसा भी आएगा वो सभी के लिए जैसा होगा। मेरा मानना ये है कि आप अपना 100% करो, ठीक है, फिर छोड़ दो परमात्मा के हाथ में, आपको सीट मिलेगी। मैं एक्चुअली यही बात गुलशन सर से जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे यहाँ रेगुलर न्यूज़ आती है कि ये पेपर लीक हो गया, वो पेपर लीक हो गया, और आपको पता है इस समय बिहार में स्टूडेंट अभी भी स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं कि पेपर लीक हो गया था और उसको जो है दोबारा करवाया जाए, और उसको लेके सरकार के अगेंस्ट लगातार एजिटेशन चल रहा है, वहाँ में हंगामा चला हुआ है। रेलवे का एग्ज़ाम पिछली बार जो है वो लीक हो गया था, हिमाचल में पुलिस का एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया था। तो इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है स्टूडेंट्स के माइंड पे कि हर जगह से पेपर लीक की न्यूज़ आ रही है, और पिछले साल नीट के पेपर की लीक की भी न्यूज़ आई थी, तो इस बार जो स्टूडेंट्स के माइंड में आपको क्या लगता है उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए ऐसा है कि पेपर लीक जो है वो एक नेशनल फिनोमेना है आज की डेट में। जैसे आपने इतनी स्टेट्स के नाम ले दिए और आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स के नाम लिए हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब आपकी सोसाइटी में एंटी सोशल लोग हैं जो ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं, मतलब कुछ रॉन्ग डूइंग के कारण राइट सीट्स को लेना चाहते हैं, चाहे वो नीट के लिए हो, चाहे वो UPSC के लिए हो, चाहे किसी की पर्टिकुलर कोर्स के लिए हो। तो वी हैव टू डू ऑटो करेक्ट विद इन आवर सेल्फ। और जो अच्छा स्टूडेंट होता है, जो मेहनती स्टूडेंट होता है, जो स्टूडेंट ने बहुत दिन रात मेहनत की हुई है, उसको तो 101% कहीं ना कहीं तो वो इफ़ेक्ट तो होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन से जो लोग बाहर निकल के आते हैं, दे बिकम वेरी गुड डॉक्टर्स और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स बन सकते हैं जिस भी फील्ड में वो जाएंगे। तो प्रेशर तो आपको लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो सर ने भी बोली थी, मैं उसमें थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो आपके एग्ज़ाम्स, नीट का जो एग्ज़ाम है उसमें जो आपकी सीट्स एलोकेशन होती है वो थी 80-20 रेशियो में। सो 20% सीट्स इज़ ऑल इंडिया, जहाँ पर हिमाचल या हिमाचल के बाहर के कोई भी स्टूडेंट जो हैं वो कम्पीट कर सकते हैं। हिमाचल में भी सीट्स जो हैं वो उसके लिए होंगी ऑल इंडिया कोटा के लिए, और 80% सीट्स ऐसे होंगी जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिमाचली ही एडमिशन ले सकते हैं। तो जो हाई एंड इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे सर ने भी बताया, एम्स हो गया, आपका मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज हो गया, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज हो गया। अभी सर का स्टूडेंट लास्ट ईयर AFMC में किया था, विच वॉज वेरी बिग, एंड मतलब आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट हिम ऑल्सो कि इस तरीके से मतलब स्टूडेंट्स को ये गाइड कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से एक इनका हुआ था पिछले साल, और मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले और भी यहाँ से धर्मशाला से किया था, विच इज़ वेरी गुड प्रॉमिसिंग थिंग फॉर धर्मशाला एंड यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं सभी के लिए।
तो ये जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं उसके लिए स्टूडेंट्स फाइट करते हैं, जो सर ने कहा, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डॉक्टर बनना लोगों का जो है वो एम है। और कट ऑफ जो मैं आपको बता रहा था इस बार 101%, मुझे ऐसा लगता है कि भाई कम से कम 25-30 मार्क्स का डिफरेंस आएगा पिछली बारी से। अगर हम यहाँ पे धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला धीरे धीरे एजुकेशन हब बनता जा रहा है, इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है। आईटी सेटअप जो है अभी क्या बोलते हैं हमारा गग्गल में होने जा रहा है, और बहुत सारे जो दूसरी स्टेट से लोग हैं वो हिमाचल में यहाँ पे खासकर धर्मशाला में बैठ करके अपना काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर हो गए, आर्टिस्ट कम्युनिटी हो गई। और ऐसे में अगर हम एजुकेशन हब की बात करें तो अभी 2 नए एकेडमी यहाँ पे, एक मिनर्वा आई है और एक आकाश अभी जस्ट 2 दिन पहले ही आकाश आया है। मिनर्वा का 2 हफ्ते पहले ही यहाँ पे शुरू हुआ है। तो मैं सर से जानना चाहूँगा, अजय शर्मा सर से, कि ऐसा क्या है धर्मशाला में कि आपको लगता है कि यहाँ पे एजुकेशन को लेकर के ज़्यादा अट्रैक्शन स्टूडेंट्स की है, या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो गई है, या किस तरीके से धर्मशाला का एजुकेशन हब में इस तरह से डेवलपमेंट हो रही है? सर, जब घुमारवी में हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा था, जैसे सर ने बताया कि एएमसी पुणे में गए हैं सर के स्टूडेंट्स, सिमिलरली हमारी एक लड़की एम्स बिलासपुर में गई है, उस लास्ट ईयर जोधपुर में गए हैं। अच्छा। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आते हैं इसके लिए। तो हमने ये देखा कि हमारे पास कांगड़ा के, इवन धर्मशाला के भी स्टूडेंट पहुँचे, फिर चंबा के पहुँचे, फिर सिरमौर के पहुँचे, या नियर बाई इस एरिया के काफ़ी स्टूडेंट हमारे पास वहाँ अप्रोच कर रहे थे। तो हमने एक्सपेंड तो करना था, पर आगे बढ़ना ही था। तो हमने देखा कि क्यों इन बच्चों को इतने दूर आना पड़े। तो इसके लिए हमने फिर चूज़ किया धर्मशाला को, बिकॉज़ ये ऐसा पॉइंट है यहाँ पे कि जो कि कांगड़ा, चंबा या इवन आप नूरपुर तक के एरिया भी यहाँ आ जाते हैं। तो इन बच्चों की सुविधा के लिए हमने सेम सेटअप जो है वो यहाँ पे बनाया हुआ है, ताकि इस इलाके के बच्चे भी दूर ना जाएं, चंडीगढ़ ना जाएं, इवन दिल्ली ना जाएं, तो यहीं पे इनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड हो। इसी बेस पे हमने यहाँ पे ये अपनी ब्रांच को खोला हुआ है। कितना इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स के माइंड पे जब अजय शर्मा सर से मैं जानना चाहूँगा, अजय राणा सर से सॉरी, कि जब मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स हो किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, तो चूज़ करने में कितना फ़र्क पड़ता है? क्या सोच कर के वो स्टूडेंट जो है आगे जाता है कि हाँ मुझे इस इंस्टीट्यूट की तरफ ही जाना चाहिए? कितना इम्पैक्ट पड़ता है जब हर तरफ इंस्टीट्यूट नज़र आ रहे हो? तो सर देखो, इम्पैक्ट तो पड़ेगा, और सेकंड जो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, वो कम्पिटेंसी बढ़ के आएगी। जब 4 बड़े संस्थान आपके शहर में होंगे तो चारों संस्थानों में एक होड़ होगी आगे बढ़ने की, और चारों में जो है आपकी टीचिंग और बाकी चीज़ों में जो डेवलपमेंट होगी वो आप समझ लो कि इनक्रेडिबल होगी। और उसी चीज़ को देख के और उनके रिजल्ट्स, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ को देख के स्टूडेंट फिर तय करेगा कि मुझे कहाँ जाना है। पर इससे आज इतने बड़े मतलब इंस्टीट्यूट हैं, जैसे गुरु स्टडी सेंटर है आज का, मतलब बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। अब आकाश का इतना बड़ा नाम है, मिनर्वा का नाम है, और भी मतलब जो मेडिकल फील्ड में यहाँ पर हैं। जब सारे इंस्टीट्यूट के बीच कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी तो मतलब एक आपको यूनिक चीज़ वहाँ से निखर के आएगी। जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा इतने सारे आईएएस के संस्थान हैं, तो कितनी कॉम्पिटेंसी है वहाँ पर, और उसी कॉम्पिटेंसी से एक संस्थान या 2-4 ऐसे निकल के आते हैं कि जो पूरे विश्व भर में और पूरे भारतवर्ष में अपना नाम कमाते हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत बढ़िया इसका इम्पैक्ट बढ़ेगा। एक तरफ जहाँ पूरे देश में बात होती है कोटा की, तो क्या स्टूडेंट के मन में ऐसा क्या होता है कि वो हिमाचल में रह कर के नीट की तैयारी करे, ना कि चंडीगढ़, दिल्ली या कोटा जाए? आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए, और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा उनके लिए अगर वो सिर्फ हिमाचल में रह के ही तैयारी करते हैं? तो हाँ, ऐसा है। अजय शर्मा सर ने बोला अभी जैसे, तो ये हमसे बड़ी पहले मिनर्वा में काम चला हुआ है इनका, बड़ा काम किया उन्होंने। और ऐसा है कि इन्होंने बड़ी पहले हिमाचल से बच्चे को बाहर जाने से रोकना शुरू कर दिया था। हम तो बड़ी लेट आए, इन्होंने बड़ी पहले रोकना शुरू कर दिया था बच्चों को। और उसके साथ इनका चला, फिर हिम अकेडमी आ गए, उसके बाद हमीरपुर में काफ़ी आ गए, शिमला में आ गए, धर्मशाला में आ गए, इंस्टीट्यूट काफ़ी हो गए। तो अब जैसे धर्मशाला में 3-4 इंस्टीट्यूट अच्छे हैं जो काम करने वाले हैं। उससे देखो बच्चे के पास चॉइस है, पहली बात तो ये बच्चे के पास चॉइस हो जाती है। कोटा क्यों? कोटा से बेटर है यहाँ पे, ठीक है।
गुरु है, मिनर्वा है, आकाश है, 3 इंस्टीट्यूट बैठे हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आपके पास चॉइस है। जब चॉइस होती है, देखो अगर एक इंस्टीट्यूट है तो चॉइस नहीं है, तो वो जैसा मर्जी काम कर रहा है तो उनको वो मानना पड़ता है कि यार ऐसा ही है। अब 3 इंस्टीट्यूट अच्छे इंस्टीट्यूट बैठे हैं, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि हम गलत काम करें या मतलब हमारा काम थोड़ा ढीला हो कि हमारा बच्चा चला जाए। हर कोई अच्छा काम करेगा। तो उसका जो ओवरऑल जैसे 3 इंस्टीट्यूट आने से जो ओवरऑल फ़ायदा है वो बच्चे को है, मेन जो है बच्चे को है, क्योंकि बच्चे को अच्छी फैकल्टी मिलेगी। हर कोई इंस्टीट्यूट अपना अच्छी फैकल्टी ढूंढेगा, अच्छी फैकल्टी लेके आएगा, बच्चे के लिए वो अवेयर रहेगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो बच्चे के लिए है। दूसरा धर्मशाला के लिए भी है, क्योंकि अच्छे इंस्टीट्यूट आए हैं तो बच्चा बाहर नहीं जाएगा। अब बाहर जाके देखो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, नशा सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल पड़ी है बाहर जाके, बच्चा बिगड़ रहा है बाहर जाके। अब ये है कि ठीक है कि अगर आपको लगता है कि एक इंस्टीट्यूट में अच्छा काम नहीं हो रहा था इसलिए हमें बाहर भेजना पड़ता था, तो एक नहीं तो दूसरा बैठा है, दूसरा अच्छा नहीं तो तीसरा बैठा है। तो आपके पास चॉइस है। चॉइस से ये है कि बच्चा बाहर नहीं जाएगा, आपका बच्चा आपके पास रहेगा, सेफ रहेगा, पेरेंट्स के पास रहेगा, धर्मशाला में रहेगा। दूसरा, हिमाचल का बच्चा भी ऊपर आएगा, धर्मशाला आएगा सारी जगह से कि अच्छे से इंस्टीट्यूट बैठे हैं यहाँ पे आके। तो उसमें क्या होगा कि ये एक हब बनेगा, एजुकेशन हब बनेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोटा ही एक हब है, हो सकता है कल को धर्मशाला उससे बेटर हब हो। बड़े इंस्टीट्यूट यहाँ बैठे हैं आके, क्लाइमेट बहुत अच्छा है यहाँ का, ठीक है। तो कल को हम ये भी होप कर सकते हैं कि जैसे कोटा है, कल को हिमाचल धर्मशाला ऐसा हब बन जाए इंडिया का। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट की, तो क्या होता है जनरली बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मेंटली एक प्रेशर से गुजर रहे होते हैं, और उससे भी बड़ा प्रेशर होता है फैमिली पर। फैमिली भी ये चाहती है कि उनका बच्चा जो है वो नीट का एग्ज़ाम क्लियर करे। कभी कभी उस एग्ज़ाम के लिए 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट, 5 अटैम्प्ट तक जाती है, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं कर पाता है। लगातार परिवार जो है, फैमिली जो है, उसको प्रेशराइज़ करते रहते हैं कि तुम्हें करना ही है। ऐसी सिचुएशन कभी गुलशन सर आपने फेस किया है कि आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट आए हो जो कॉन्टीन्यूसली 2-3 अटैम्प्ट से कर रहे हो, और अगर हुई है सिचुएशन तो आप उसको कैसे टैकल करते हैं? देखिए सर, ऐसा है कि भी हमारा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो करियर ड्रिवन है, ना कि नीट ड्रिवन है। वी आर नॉट इन बिजनेस ऑफ नीट, वी आर इन बिजनेस ऑफ मेकिंग करियर्स ऑफ स्टूडेंट्स। दूसरी चीज़ ये है कि जब हमारे पास ऐसे कई स्टूडेंट्स आते हैं, उनको प्रॉपर काउंसल करते हैं। कोई भी पेरेंट आएगा, कोई भी बच्चे आते हैं, तो पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि वो किस लेवल पे है और क्या उस लेवल को अचीव भी कर सकता है कि नहीं। बिकॉज एडेड ईयर विल एड फाइनेंशियल बर्डन, विल एड प्रेशर। और आज की डेट में सिर्फ जब आप डॉक्टर हैं तो आप सिर्फ इंडिया में कम्पीट नहीं कर रहे हैं। यू विल ट्रूली बिकम अ डॉक्टर व्हेन यू हैव डन योर पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे आप गाइनो में करते हो, डर्मेटोलॉजी में करते हो। MBBS इज जस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन टू बिकम अ डॉक्टर। आप ग्लोबली कम्पीट कर रहे हो, यूएस के डॉक्टर से कम्पीट कर रहे हो। आपको इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसर का एग्जाम देते हैं, USMLE बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का एग्जाम देते हैं। तो जब हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है तो हम लोग डेफिनेटली उसको काउंसिल करने की कोशिश करते हैं, पेरेंट्स को काउंसिल करने की कोशिश करते हैं कि अगर आप ये रिस्क ले रहे हैं तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या प्लसेस हैं और क्या माइनसेस हैं। इट शुड नॉट ओनली बी लुक्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मनी। दूसरी चीज़ ये है कि आपको 5.5 साल MBBS करने में लगेंगे। फिर MBBS करने के बाद बड़ी लड़ाई स्टार्ट होती है जब आप PG के लिए compete करते हैं, और इंडिया में जो नंबर ऑफ PG की सीट्स हैं वो लेस हैं एज कम्पेयर टू MBBS सीट्स। तो अगर कोई स्टूडेंट, जो मुझे ऐसा लगता है कि भाई चांसेस जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं उसको लिमिट करना चाहिए। नीट में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिट करने की कोई भी सीमा नहीं है। मेरा स्टूडेंट है, हम लोग ज़्यादा इतना प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन लास्ट ईयर वन ऑफ माई इस साल 2024 में मेरा स्टूडेंट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अभी एडमिट हुआ, नगरोटा से है। तो उसका जो बैचमेट है 36 ईयर्स एज, वो 36 साल की एज में मेडिसिन पढ़ रहा है, और उससे पहले उसने BSc की हुई है, B.Ed किया हुआ है, मास्टर्स की हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लिमिटेशंस जो है वो लगाना जरूरी है, जिसकी वजह से जो राइट स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, अभी जो बच्चा 4 साल से प्रिपेयर कर रहा है और जो बच्चा 12th के बाद प्रिपेयर कर रहा है, वो ह्यूज डिफरेंस होगा। तो क्या आप लेवल प्लेइंग फील्ड दे पा रहे हैं बच्चों को
या जो गवर्नमेंट है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दे पा रही है, दैट इज समथिंग वी नीड टू लुक एट कि हम वाकई में अच्छे डॉक्टर्स सोसाइटी को दे पा रहे हैं कि ये मेरा खुद का पर्सनल पर्सपेक्टिव है। मुझे ऐसा लगता है कि 2 attempts इज मोर देन सफिशिएंट। जैसे 12th है। एक बात मैं यहाँ पे आपको रोक रहा हूँ बीच में, बहुत से पेरेंट्स ऐसा भी करते हैं, मैं अजय शर्मा सर से पूछना चाहूँगा कि जब बच्चा 2-3 अटैम्प्ट में जो है नहीं हो पाता है कई बार, और उनका सपना ये होता है कि कई बार क्लियर भी कर जाता है, तब भी कि MBBS में ही सीट मिलनी ज़रूरी है, और अगर नहीं मिल रही है तो बच्चे को चाइना भेज देंगे, यूक्रेन भेज देंगे, या कहीं भी किसी यूरोपियन कंट्री में भेज देंगे ताकि वहाँ से MBBS करके आए। और MBBS की डिग्री हाथ में होनी ज़रूरी है, भले ही वो कैसे भी करे। आपको क्या लगता है इसमें कितना सही कितना गलत है? सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि बच्चे टूल्स नहीं हैं, उनको अपने इंटरेस्ट से काम करने दें, बच्चों के साथ ज़बरदस्ती ना करें। बिकॉज़ वो इंस्टीट्यूट में या टीचर्स के पास तो बहुत कम रहता है, बट पेरेंट्स बच्चे के बारे में पहले से जानते हैं। अगर वो समझते हैं कि बच्चे में वो पोटेंशियल या कैलिबर है तभी, क्योंकि बिकॉज जब सर ने बताया कि फाइनेंशियल प्रेशर कैसे बढ़ता है, तो उस चीज़ को वो भी काम करें, इंस्टीट्यूट भी काम करें, या उसके जो मेंटर है वो भी काम करें, तो अवॉइड किया जा सकता है। बट पेरेंट्स को ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि मेरा बेटा डॉक्टर ही बने, बिकॉज इसमें एक ही एम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप नीट देते हैं तो ज़रूरी नहीं आप एक ही MBBS ही करते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ नीचे लाइन लग जाती है, उसके अनुसार ही भी कई कुछ कर सकते हैं आप उसके अलावा भी। तो ये पेरेंट्स को कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं सर की बात से एक चीज़ और ऐड करना चाहूँ, बिकॉज जो सर ने बोला जैसे कि एज क्राइटेरिया होना चाहिए कि 2 चांस मिले 3, मेरे को ऐसा लगता है कि उससे बच्चे के ऊपर और प्रेशर बढ़ेगा। बिकॉज अभी बच्चे को पता कि मैं इस साल नहीं तो मतलब कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। नहीं, बट अगर उसमें मतलब ये है कि एटलीस्ट चलो 5 साल 10 साल 25 साल की उम्र तक या 30 साल तक हो नहीं जाए। सर, मैं बताना चाहूँगा कि एज जो है ना कोई बैरियर नहीं है किसी चीज़ की। बिकॉज आपने देखा होगा कि एक हाईली एजुकेटेड पर्सन होता है, या जैसे सर हैं, इनकी अभी एज और वो इनकी क्वालिफिकेशन अभी मैटर करती है, दोनों चीज़ें मिलती हैं तब जाके वो प्रोडक्ट निकलती हैं चीज़ें, ऐसे होता है। अब कि इनकी जो क्वालिफिकेशन होगी या एक इनसे 20 साल छोटे बच्चे की क्वालिफिकेशन होगी, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो मेरे को लगता है कि एज डॉक्टर की या उसके, बिकॉज वो तो टैलेंट है उसमें, उसने अगर 20 साल या 21 साल के बच्चों को पीछे छोड़ते हुए एडमिशन ली है, तो आई थिंक कि उसमें कुछ ना कुछ तो है। चलो एज को लेकर के मैं अजय राणा सर से एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा सर, सॉरी। इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सब में एज बैरियर है। आप बैंकिंग का पेपर दो 25 साल तक है, आप UPSC का पेपर दो एज बैरियर है। इफ़ देयर इज एज बैरियर इसलिए है ताकि जो न्यू जनरेशन आ रही है उनको भी राइट प्लेइंग फील्ड मिले। ये मैं बोल रहा हूँ कि मेरा पहले ऐसा था कि एज बैरियर रखा हुआ था, फिर गवर्नमेंट ने इसको रिमूव कर दिया हुआ है। अब कोई एज बैरियर नहीं है कि आप, अब जैसे आप मेरे को बताइए 36 ईयर्स में जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आप इसके ऊपर स्टडी करिएगा, आप जर्नलिस्ट हैं, कि 36 ईयर्स में अगर कोई डॉक्टर बनने लगा है तो व्हाट काइंड ऑफ डॉक्टर यू आर थिंकिंग दैट ही इज गोइंग टू बिकम। आपकी स्किल सेट, आपका बायोलॉजिकल सेटअप, आपका जो रिफ्लेक्सेस होते हैं 36 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, इट बिकम्स वेरी स्लो। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, सर का पर्सपेक्टिव अपना बिल्कुल सही है। अजय राणा सर से जानना चाहूँगा मैं इसी बात को लेकर के, जो एज रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं, कि आपको क्या लगता है कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सर देखो, मेरा तो मानना ये है कि ये जो पर्सन है उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, कोई 36 साल में भी IAS बनता है, कोई 37 में भी बनता है, तो हम ये नहीं बोल सकते जो 21 में बना है वो बड़ा अच्छा है और 37 वाला नहीं होगा। लेकिन मेडिकल फील्ड में जो सर ने बोला रिफ्लेक्सेस टाइप कुछ है, तो उसमें उस तरीके से ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी आदमी में क्वालिटी है, वो ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है कि 100 में से, आप देखा होगा आपने कितने लोग जो हैं अब 30 नीट देते हैं, 2-4 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो गए। पर डिपेंड करता है कि जिसमें अगर क्वालिटी है तो वो कहेगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक हमारे साथ DIG सर थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिटायर्ड थे, तो एट द एज ऑफ आई थिंक 65 उन्होंने LLB की। तो अगर टैलेंट है इंसान में तो करना चाहिए। और दूसरी बात जो एक ये भी आ रहा है अटैम्प्ट का, तो अटैम्प्ट में मुझे तो एक चीज़ लगती है कि माँ बाप को डिसाइड नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे को लग रहा है मेरे में कैलिबर है, मैं 3rd अटैम्प्ट में करूँगा तब ठीक है। अगर उसको बाद में लग रहा है कि हाँ नहीं यार मेरे बस का नहीं है, तो उसको तब उसके बाद नेक्स्ट फील्ड में जाना चाहिए। लेकिन जब तक उसको विश्वास है कि मैं करूँगा, तो तब तक उसको
मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चॉइस ऑफ कोर्स की अगर मैं बात करूं सर, आपसे जानना चाहूँगा इरशाद सर से कि MBBS में सीट नहीं मिलती बच्चे को तो वो बोलते हैं अगले साल फिर तैयारी करेंगे, फिर एग्ज़ाम देंगे, अगर फिर नहीं मिलती तो फिर एग्ज़ाम देंगे। ऐसा क्यों है कि सिर्फ और सिर्फ MBBS ही करना है, कोई और नहीं जाना, BDS नहीं करना या किसी भी दूसरे उसमें नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ MBBS ही करना है, ऐसा क्यों है? और क्या उसके लिए आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए ऐसा है, जैसे सर कर रहे थे बात, सर भी कर रहे थे बात, दोनों सर ठीक बोल रहे हैं, सर भी ठीक बोल रहे हैं और सर भी ठीक बोल रहे हैं। प्रॉब्लम बड़ी है। एक प्रॉब्लम तो ये है कि अगर आपके पास आप लिमिट नहीं करोगे तो बच्चा क्या कर रहा है कि बच्चा बोल रहा है कि 1 साल और ले देता हूँ, ठीक है। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ अटैम्प्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे बच्चे पे प्रेशर बढ़ेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे पास एक बच्चा था जिसने 4 ड्रॉप लिए थे और 4th ड्रॉप में मैंने उसको बोल दिया था बच्चा मत कर इस काम को क्योंकि आगे कुछ नहीं बनेगा। उसने 4th ड्रॉप में जाके निकल गया, मैं मिस कर रहा तो अच्छी बात है, लेकिन मान लो वो 4th ईयर में भी ना हो पाता तो बच्चा कहाँ जाता? अगर 3 4 चांस 5 चांस ले लिए जी, उसके बाद कहाँ जाता बच्चा? तो जो पूरा साल होता है उसका, मैंने देखा, उनका फेस देखा है मैंने कि वो ऐसा होता है कि जैसे मतलब बहुत किसी ने इसको रोज़ मारा हुआ है, मार के भेजा यहाँ पे, तो वो बच्चा इतने डिप्रेशन में हो जाता है कि उसको पढ़ने से ज़्यादा उसके दिमाग में ये चला होता है कि अगर इस बार नहीं हुआ तो कहाँ जाऊँगा, ठीक है। तो अगर कहीं बॉर्डर हो कि ये बॉर्डर है, हो सकता है उस बॉर्डर की वजह से किसी को प्रॉब्लम भी आ सकती है कि यार ये अच्छा था, इसको एक चांस और मिलता तो वो अंदर आ जाता, लेकिन कोई एक अंदर आ जाता। लेकिन बहुत ऐसे होते हैं जो पीछे होते हैं तो कुछ और सोच लेते हैं बैठ के। अब ये क्या करते हैं कि एक अंधी सी दौड़ हो जाती है कि कोई बात नहीं, चांस है, चढ़ने दो। लेकिन जब कई तो निकल जाते हैं और बड़े रह जाते हैं और वहाँ से कईयों की मेंटालिटी डिप्रेशन आ जाता है, कईयों सुसाइड आ जाता है कि सुसाइड कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, ढिंगना कर लेंगे। ये एक बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आई थिंक सो कि हमसे बड़े इंटेलिजेंट बैठे हैं जो ऊपर डिसाइड करते हैं बैठ के, हम तो उसमें क्या बोलें, लेकिन शायद कहीं ऐसा बैरियर होना चाहिए जहाँ से बच्चे को मतलब अब बस कर भाई, अब कुछ और देख लेते हैं। जैसे मैं हूँ, सर हैं, हम सारे हैं, मतलब एटलीस्ट उसके भले के लिए एक लिमिटेशन सेट होनी ज़रूरी है। और मेंटली जो है आप हैं तो शायद बचपन में आपका सपना कुछ और होगा, मेरा सपना कुछ और होगा, इनका सपना कुछ और होगा। तो अगर मैं जहाँ बैठा हूँ तो शायद ये नहीं था कि मेरा बचपन में सपना था कि मैं ऐसा इंस्टीट्यूट चलाऊँगा या ऐसा करूँगा। शायद हर किसी का होता है कि मैं IAS करूँगा, HAS करूँगा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊँगा, मैं ये करूँगा, शायद मेरा भी रहा होगा, सभी का रहा होगा। वक्त हालात ज़िंदगी कुछ ऐसे आते हैं, किसी की मोड़ ज़िंदगी मोड़ की, उसको वहाँ से मुड़ना पड़ता है। लेकिन वहाँ से मोड़ पे मुड़ जाना ठीक रहता है। अगर हम भी बोलते नहीं हम यही करेंगे तो लाइफ ख़राब कर लेते हैं अपनी, और शायद डेस्टिनी ने कहीं और रखा तो हम उससे बेटर कर गए। तो बच्चे को थोड़ा सा, बच्चा तो बच्चा है और पेरेंट्स की जिद है कि यहाँ जाना है। दूसरा, पेरेंट्स को, जैसे मैं स्पेशली पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप MBBS की तैयारी करवा रहे हो, कोई इशू नहीं है। सर ने अभी बोला कि नीचे लाइन होती है एक, आप उसको देखते नहीं हैं। MBBS है, उसके नीचे वेटनरी है, उसके नीचे BMS है, उसके नीचे BDS है, उसके नीचे आपका क्या बोलते हैं इसको, होम्योपैथिक है, हाँ यूनानी है, हाँ, फॉर्मा है, आपका एक पैरामेडिकल है, जिस पैरामेडिकल 32 कोर्स हैं पैरामेडिकल के अंदर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है पैरामेडिकल में, तो आपको मैं बात बोलूँ कि पैरामेडिकल में जैसे आप करके निकलते हो ना जी, वैसे जॉब है आपको। तो लेकिन पेरेंट्स को भी MBBS ही पता है, उसके नीचे पता ही नहीं है, और बोलते हैं नहीं MBBS करना चाहिए बच्चे को। ऐसा है कि आप देखो किसी भी फील्ड में जाओ, मास्टर हो सकते हो आप उसमें जाके। आज की डेट में आप यहाँ हम धर्मशाला में बैठे हैं, BDS की बात करता हूँ मैं, बोलते BDS अच्छा नहीं है, ये डेंटल अच्छा नहीं है। आप गग्गल में जाओ, ठीक है ना जी, वहाँ एक डेंटल डॉक्टर हैं, आपको उसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है साहब। अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि साहब मैं बच्चे को लेकर कब आऊँ, 6 दिन बाद मिलती है अपॉइंटमेंट जाके, और उसके पास इतना रश है। लेकिन आप अपने सब्जेक्ट के, अपनी फील्ड के मास्टर होने चाहिए। तो बहुत लंबा करियर है इसमें, लेकिन आप उसको अडॉप्ट कर लो, टाइम के साथ अडॉप्ट कर लो, टाइम से निकल जाओगे आप, टाइम से कुछ और कर सकते हो बैठ के। तो पेरेंट्स बच्चे को इतना फोर्स ना करो, आपका बच्चा मशीन नहीं है, जैसे सर ने बोला कि टूल नहीं है वो, ठीक है। अगर टूल नहीं है आपका कि जैसे मैंने नहीं करना पड़ेगा, नहीं होता, कोई बात नहीं, कुछ और देखते हैं। बहुत है इंडिया में, बहुत काम है हमारे करने के लिए, हम कुछ और कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा बच्चे की तरफ सोचो आप, ज़रूरी है जी, ज़रूरी है ये। मैं चाहूँगा कि हम एक क्लोजिंग स्टेटमेंट में चाहूँगा आप लोगों से सबसे लेना। सर से मैं सबसे पहले बात करूँगा कि जो स्टूडेंट अभी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अपीयर होने वाले हैं इस साल, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो उनसे वो तो है, मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा इससे पहले। देखिए, हर साल 15 to 20% स्टूडेंट जो है वो ऐड ऑन होता है आपका नीट के जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं। आपकी जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं नीट की,
प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, दैट एड्स अप टू 1 लाख। 24 लाख बच्चा जो है आपका, वो एक्चुअली में कुछ नहीं करता है। 24 लाख इज नॉट, हिमाचल की पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से 75 लाख, यानी कि एक हिमाचल, 1/4 ऑफ हिमाचल एक्चुअली इज फेलिंग एवरी सिंगल ईयर। तो आप ये देखो, अगर हिमाचल में हर साल 24 लाख बच्चा आएगा, तो 4 साल का तो 68 लाख बच्चा जो होगा हिमाचल को डिप्रेशन का शिकार है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो मेरा पॉइंट है, व्यू पॉइंट है कि जो सर ने भी बोला, इन्होंने भी बोला, यू हैव टू लुक एट हॉलिस्टिकली कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और जैसे कोरोना आया था, सो कोरोना में लास्ट में हमने काढ़ा ही पिया सबने, तो वो आयुर्वेदिक जो है, बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक स्टडीज जो है, दैट हैज इमेंस पोटेंशियल। आप फॉरेन में जाएंगे, जो मेडिकल टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं, तो आयुर्वेदिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया, बैचलर्स इन होम्योपैथी होगी, बैचलर्स ऑफ यूनानी सर्विसेज हो गया, आपका डेंटिस्ट्री हो गई, आपकी MBBS जो आप सर बात कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी फील्ड जो वो एट पार हैं, दे आर ऑल डॉक्टर्स। इट इज अ मेंटल स्टेट की MBBS डॉक्टर इज फार बेटर देन दिस, वो एलोपैथिक है। ट्रीटमेंट का तरीका अलग अलग है, लेकिन हैं तो सब डॉक्टर्स हैं। मेरी क्लोजिंग स्टेटमेंट सर यही होगी, 3 चीजें मैं बोलना चाहूंगा। पहली चीज ये है कि भाई इस बार स्टूडेंट्स को स्कोर के साथ आपको ये भी देखना जरूरी है कि आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में कितना स्कोर आता है। रीजन उसका ये है कि आपको स्कोर के ऊपर एडमिशन नहीं है, आपको रैंक के ऊपर एडमिशन मिलती है। एक स्कोर के ऊपर करीबन जैसे आप नीचे आते जाते हो, तो पिछली बार जैसे 2000 बच्चा था 700 पे, जैसे आप नीचे आते जाओगे 10,000 बच्चा भी है। अब 10,000 बच्चा एक ही स्कोर पे, मान लो 650 पे 10,000 बच्चा है, तो हायर रैंक किसका होगा? तो इस बार गवर्नमेंट जो NT है उसने चेंज किया है, जिस बच्चे के बायोलॉजी में ज्यादा स्कोर होंगे उसको हायर रैंक मिलेगा। तो अगर आपके 650 हैं, और अगर मान लो मेरे 360 में से 360 हैं, आपके 355 में, आई विल स्कोर हायर रैंक। अगर बराबर स्कोर है तो देन केमिस्ट्री को देखा जाएगा, और केमिस्ट्री नहीं है तो फिर फिजिक्स को देखा जाएगा, और अगर तीनों बराबर हैं तो उसके बाद आपने बायो में कितने क्वेश्चन गलत किए हैं उसको देखा जाएगा, उसके बाद फिर केमिस्ट्री में कितने गलत हैं उसको देखा जाएगा, फिर फिजिक्स में कितने गलत हैं उसको देखा जाएगा, फिर उसके बाद अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तब एक कमेटी बिठाई जाएगी, फिर वो डिसाइड करेगी कि कैसे करना है। लास्ट ईयर जो रैंक का प्रॉब्लम था वो था कि जिसने पहले अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन जिसने पहले कर दी, उसको हायर रैंक मिल जा रहा था। तो इस बार वो भी चेंज है। सो इट इज नॉट ओनली दैट यू आर स्कोरिंग हाई, बट इन विच सेक्शन यू आर स्कोरिंग हाई। सेकंड, मैं जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं हिमाचल के, मैं सभी को बहुत विश करना चाहूँगा कि दे शुड बिकम फैंटास्टिक डॉक्टर्स, और इंडिया के जो टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर जाके एडमिशन लें, और हमारे लाइक कोई भी करियर ड्रिवन अंडरस्टैंडिंग हो, जो हेल्प चाहते हैं तो दे कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद अस। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल हूसोएवर इज गोइंग टू अपीयर। अजय शर्मा सर, आपकी तरफ से क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या रहेगी? इस साल जो स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि जो तैयारी का तरीका वो उसका एक है कि CAS, अपने कंसेप्ट को क्लियर करें, उसमें ज़्यादा टाइम लगाएं, उसके बाद एक्यूरेसी, उस पर काम करें आप, देन उसके बाद स्पीड को बढ़ाएं, और अपने मॉक टेस्ट जो वो दें, और कैसे दें, एक नेट रियल सिचुएशन में वो उसी जिस क्लास जहाँ पढ़ रहे हैं या जहाँ तैयारी कर रहे हैं उन्हीं बच्चों के साथ बैठ के मॉक टेस्ट दें। और सबसे बड़ी बात मैं पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि बच्चों का मोराल अप करना उनके हाथ में भी है, और जो भी बच्चे एग्ज़ाम में जाएं जोश को अप रखें, अपना 100% दें, बाकी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दें। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। एंड अजय राणा सर, आप क्या कहना चाहेंगे नीट के स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल अपीयर होने जा रहे हैं? मैं भी मतलब सर की जो स्टेटमेंट थी उससे बड़ा मतलब क्लोज ये रखता हूँ कि एक्यूरेसी होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, और जो सबसे बड़ी बात है कि डोंट थिंक अबाउट द सिलेबस, डोंट थिंक अबाउट द पेपर, जस्ट गो इट एंड डन इट। इरशाद सर। देखिए, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि तैयारी तो आपने पूरे साल की है, अब लगे हैं सारे बच्चे, मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत तो आपने की है। एक पहली बात ये है कि आप NCERT से बाहर ना जाएं, NCERT पर ही फोकस करें, क्योंकि NTA जो है वो पेपर डालेगा NCERT से, तो NCERT से बाहर ना जाएं। दूसरा,
जो आपने पढ़ लिया है उसको फोकस करो, ऐसा ना करो कि ये बाई चांस ये भी पढ़ लूँ, मैं ये टॉपिक छूट गया था, ये टॉपिक छूट गया था। जो आपने पढ़ लिया वो काफ़ी है। एनसीईआरटी को पढ़ो, उस पर फोकस करो और अपने पे विश्वास करो, ठीक है। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आप एग्ज़ाम दो और अपनी सिलेक्शन लो और लाइफ को एंजॉय करो। मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन जो है क्लियर हुए होंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तैयारी लाखों स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उम्मीद लाखों स्टूडेंट्स को है इस साल अपनी सीट्स कहीं ना कहीं रिज़र्व करने की। सवाल बड़ा ये आता है कि जो बार बार अटेम्प्ट दे रहे हैं और क्लियर भी कर जा रहे हैं, बट MBBS में सीट ना मिलने की वजह से फिर अगले साल अपीयर हो रहे हैं, फिर अगले साल अपीयर हो रहे हैं, घर वालों का प्रेशर है, वो सब चीज़ें हैं। तो जैसे कि सर ने बताया कि ऑप्शंस जो है उस फॉर्म में नीचे और भी आपको नज़र आते हैं। ज़रूरी नहीं MBBS ही करना है। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं नीट ही क्लियर करना है, उसके अलावा भी ऑप्शंस सोच कर रखें, क्योंकि जिस तरह से रैंकिंग आती है, सीट्स मिलती हैं, उस तरह से आप क्लियर भी कर जाएंगे और उसके बाद भी सीट्स नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड होगा। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि एक ऑप्शन ले करके चले कि इन केस कल को आप नीट नहीं कर पाते हैं, क्लियर नहीं हो पाता है, तो क्या किया जाए। और इसको बिल्कुल भी कहीं अपने ईगो पे ना लिया जाए कि हाँ भाई अगर मुझसे क्लियर नहीं हुआ तो सोसाइटी क्या सोचेगी, दोस्त क्या सोचेंगे, इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। क्योंकि ना तो सोसाइटी आपकी फ़ीस भर रही है एडमिशन के लिए किसी इंस्टीट्यूट में, ना आपके खाने पीने का खर्चा सोसाइटी उठा रही है, ना दोस्त उठा रहे हैं, आपके पेरेंट्स उठा रहे हैं। सो बी क्लियर, बी केयरफुल और एंजॉय कीजिए, आराम से अपना एग्ज़ाम दीजिए। उम्मीद है आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मैं हूं अजय के सकलानी इनॉक्स न्यूज़ से और आप देख रहे हैं हमारा शिक्षा मंथन। नमस्कार।